चलिए साथियों, अब चलते हैं एक ऐसे टाइटल के ऊपर जो कि हमारी क्लास में डिस्कस करने से पहले बहुत बार विचार किया गया है। रीजन यह है कि सुबह सुबह एक ऐसी बात के बारे में जहां हम सभी लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं, वहां पर एक ऐसी विभत्स घटना जिसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी पड़े। इसको मैं हर बार अपने द्वारा या तो किसी आखिरी सवाल में लेकर के आया और हर बार एक ही लाइन बोलता रहा कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करें कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आज क्योंकि यहां पर मुझे दो टाइटल ऐसे मिले जिन्हें मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा सकता हूं, इसलिए मैं इस टाइटल को लेकर के आया। असल में मेरे प्यारे साथियों, इन दिनों पूरा भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया हाथरस में हुए गैंगरेप के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यह गैंगरेप बड़ा चिंतनीय है, यह तो सत्य है, लेकिन अभी तक भी भारत का जो ध्यान गया है वो केवल एक गैंगरेप पर गया है। यह और बड़ा विभत्स घटना है। एक आंकड़े के अनुसार जैसी घटना हाथरस में हुई, वैसी घटना भारत में प्रति घंटे के हिसाब से 20 घटनाएं प्रति घंटे के हिसाब से भारत में आज भी होती हैं। हमें आवश्यकता है एक ऐसे समाज के निर्माण की जिसमें ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाए, और इस हतोत्साहित करने की घटना में सर्वप्रथम जो कदम उठाया जा सकता है वो कदम है कि हम अपने घर में, अपने संस्कारों में बच्चों को ऐसे संस्कार दें जिनसे कि उन्हें यह जिम्मेदारी का भाव हो कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस हों। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करता हूं और फिर आपको बताऊंगा पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेन मैपिंग क्या होती है। ये सारी बातें आपके साथ आज के टाइटल में डिस्कस की जाएंगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की घटना है और मैं चाहूंगा कि मैं आपके सामने ये सारी घटना जो है वो एक प्रकार से पॉइंट वाइज आपके सामने रखूं। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट लिख के लाया हूं ताकि मुझसे कुछ गलतियां ना हो जाएं जिसकी वजह से किसी ना किसी की भावना आहत हो जाए। तो मैं ऐसी स्थिति में आपके सामने पूरी घटनाओं को सिलसिलेवार क्रम से लिख करके लाया हूं ताकि चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ आपके सामने रखी जाएं। बात है मेरे प्यारे साथियों 14 सितंबर 2020 की। हाथरस जो कि यूपी के अंदर एक जिला है, वहां पर एक दलित महिला जो कि खेत में काम कर रही थी, उसको कुछ उच्च जाति के जवानों ने, पहली बात तो यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की है देश में कि हमारे देश में आज भी जातियों को उच्च और निम्न जाति कह के बोलना पड़ता है, लेकिन कहा गया कि उच्च जाति के 4 लोगों ने उस लड़की का गैंगरेप किया। 14 तारीख को यह घटना हुई। ये 19 साल की एक दलित महिला थी जो खेत में काम कर रही थी। इस लड़की को जिस प्रकार से घसीट करके खेत से दूसरे खेत में ले जाया गया, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, इसके साथ गैंगरेप किया गया और उस गैंगरेप के पश्चात मेरे प्यारे साथियों ये अपनी बात किसी को ना बता सके इसलिए इसकी जीभ काट दी गई। मेरे प्यारे साथियों, ये बात बताते समय भी दिल दुखी है, उद्विग्न है और बताते समय मतलब झिझक रहा हूं मैं कि ये कैसी बातें हैं जो हमारे समाज के माध्यम से हमें बतानी पड़ रही हैं। इसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहां तक जो हुआ ये तो एक वो केस है जिसको हमने सुना, लेकिन इसके बाद में आती है प्रशासनिक लापरवाही जिसने कि इस केस को और बुरा बना दिया। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 4 जो अपर कास्ट के लड़के थे, उन 4 अपर कास्ट के लड़कों के खिलाफ लड़की के भाई ने केस दर्ज कराने के लिए नजदीकी थाना क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। वो वहां पहुंचता है और मेरे प्यारे साथियों यहां पर उसकी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती है। दुर्भाग्य ये देखिए कि यह घटना 14 सितंबर की है और 20 सितंबर को पहुंच करके यह घटना एक पुलिस थाने के अंदर दर्ज की जाती है। और तो और मेरे प्यारे साथियों, यह घटना सर्वप्रथम सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में आई और जब यह बीच में आई तो हाथरस प्रशासन और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा यह कहा गया कि यह एक फेक न्यूज है, ऐसी कोई न्यूज हुई ही नहीं है। वहीं मेरे प्यारे साथियों 20 सितंबर को इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। 20 सितंबर को जब यह केस दर्ज किया गया मेरे प्यारे साथियों, और उसके बाद में जो 4 सस्पेक्ट लड़के थे 14 सितंबर की घटना के बाद से लेकर के 24 सितंबर तक इतनी गुहार लगाने के बाद भी उस महिला के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया मेरे प्यारे साथियों, 22 सितंबर को जब यह घटना तूल पकड़ने लगी, लोगों की नजर में आने लगी, पुलिस ने पहली बार उस लड़की के स्टेटमेंट दर्ज किए जिसमें उसने अपनी आप बीती बताई। पुलिस की शर्मनाक हरकत यह हुई मेरे प्यारे साथियों कि यह लड़की
पहले अलीगढ़ के अंदर एक जवाहरलाल नेहरू करके मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें मतलब हॉस्पिटलाइज कराई गई, जहां पर इसको इलाज के बाद में सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। और जब वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया और इसे पूर्ण तरह से जब इलाज की प्राप्ति नहीं हो पाई और ये लड़की तड़प तड़प करके अपना जान दे दी, उस समय 29 सितंबर की तारीख थी और रात 29 सितंबर की रात 2 बजे पुलिस वालों ने हाथरस में इस बच्ची का दाह संस्कार कर दिया। ऐसा ब्लेम लगाया है उस बच्ची के घर वालों ने और उसके भाई ने कि पुलिस वालों ने दाह संस्कार से पूर्व उस लड़के से, यानी कि उस लड़की के भाई से कोई भी कंसेंट नहीं लिया, यानी परिवारजनों से किसी भी प्रकार की सहमति नहीं ली गई और रात को ही इसका दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जो बातें निकल करके आई वो और चौंकाने वाली हैं, जिसमें पुलिस का कहना है कि उस लड़की का गैंगरेप हुआ ही नहीं था। इस प्रकार के बचकाने बयानों के बीच में मेरे प्यारे साथियों चीजें आगे बढ़ती गई और 3 अक्टूबर के दिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो उसके परिवारजनों को, लड़की के परिवारजनों को यह समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इन तरह के अपने वचनों से टिके रहिएगा, किसी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि ये मीडिया है, ये कुछ दिनों में चली जाएगी, आप लोगों को यही रहना है। मेरे प्यारे साथियों, उन 4 लड़कों की फिर गिरफ्तारी होती है पब्लिक प्रेशर के चलते हुए, लेकिन अभी तक भी यह कहने में नहीं निकल रहा है कि क्या उस लड़की का रेप हुआ था। रेप से ज्यादा उस लड़की के साथ जो घटनाएं हुई उनके बारे में किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। यूपी सरकार ने अपने द्वारा सीबीआई इंक्वायरी की मांग उठाई, जिसको तत्कालीन रूप से परिवारजनों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो न्यायपालिका के पक्ष में रहते हुए एसआईटी के समक्ष, जो न्यायपालिका एसआईटी बनाएगी उसके द्वारा जांच करवाना प्रेफर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से चलती रहीं और सिलसिलेवार चलती घटनाओं में अब यूपी पुलिस का कहना है, यूपी सरकार का कहना है कि वो यहां पर उपस्थित जो पुलिसकर्मी थे और जो यहां पर आरोपी बनाए गए हैं उन लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट कराएगी। तो ये पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट क्या होता है, आइए अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम अपने देश में जो प्रताड़ित हो रही बालिकाएं हैं उन सभी के लिए और जो हमारे साथ में हमारे समाज में रह रही हैं उनके लिए एक मैसेज अपने तरफ से दे सकते हैं कि आप ऐसी चीजों के खिलाफ मुखर होकर बोलिए अपने घर में। और ये याद रखिए कि एक जननी जो मां बन सकती है, जो जिसको किसी को जन्म दे सकती है, वही समाज का निर्माण करती है। वो अपने संस्कारों में अपने होने वाले पुत्रों को इस प्रकार की शिक्षा दे कि वो महिलाओं को सही प्रकार से सम्मान दे सकें। मेरे प्यारे साथियों, हमारा पूरा अंकित परिवार उस दिवंगत बच्ची को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और आरोपियों को कठिन से कठिन सजा मिले इसकी मांग करता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है और ये नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल बना, पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों एक ऐसा टेस्ट जिसमें कि झूठ बोलने की संवेदनाएं पकड़ी जाती हैं। ऐसा कहा है कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट के तहत लाई डिटेक्शन होता है, झूठ पकड़ा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा फिल्मों के माध्यम से, इसे लाई डिटेक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ब्लेम लगा है कि यह व्यक्ति जिम्मेदार है, चाहे वो पुलिसकर्मी है या फिर वो मतलब आरोपी है, उसको बिठा करके पहले उससे वो सवाल पूछे जाते हैं जिन सवालों को देते समय उसके अंदर के संवेग बदल जाएं। अक्सर ऐसा नोटिस किया गया है कि झूठा जो व्यक्ति होता है उसके हाव भाव से यह पता लगाया जा सकता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके लिए उसकी हार्ट बीट को मेजर किया जाता है सामान्य परिस्थितियों में और सवाल पूछते समय उसके हार्ट बीट में हुए परिवर्तन नोटिस किए जाते हैं, उसकी पल्स रेट में आया परिवर्तन नोटिस किया जाता है, उसके चेहरे के बदले हुए रंग को महसूस किया जाता है, उसकी रेस्पिरेशन की जो गति है, श्वसन की जो दर है, उसको नोटिस किया जाता है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसे हम एक और नाम से जानते हैं और वो है लाई डिटेक्शन टेस्ट। मेरे प्यारे साथियों, यह कार्य किया जाना है पुलिस कर्मियों के साथ में और दोषियों के साथ में, इसकी घोषणा हुई है। और दूसरा है एक नार्को एनालिसिस टेस्ट। अब यह क्या होता है यह मैं आपको बता देता हूं। नार्को एनालिसिस टेस्ट को असल में मेरे प्यारे साथियों एक प्रकार से ट्रुथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रुथ सीरम। यह क्या होता है भाई साहब? इसका मतलब होता है ट्रुथ सीरम। यहां पर किया जाता है एक विशेष प्रकार
प्रकार का केमिकल होता है जिसका इंजेक्शन उस व्यक्ति में लगा दिया जाता है जिसका की टेस्ट आपको करना है, और इसका नाम होता है सोडियम पेंटाथॉल। इसका नाम होता है केमिकल का सोडियम पेंटाथॉल। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम पेंटाथॉल। पेंटाथॉल ये याद कर लीजिएगा, पेपर में हो सकता है कुछ इस प्रकार की जानकारियां आपसे पूछी जाएं। सोडियम पेंटाथॉल का उस आरोपी के अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उस इंजेक्शन के लगने के बाद में आरोपी व्यक्ति अपनी जो काल्पनिक जगत है उससे बाहर निकल जाता है। असल में झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को पहले इमेजिनेशंस करनी होती हैं। इस इंजेक्शन के लगने के बाद में वो कल्पना से बाहर निकल जाता है और वो जो भी बोलता है वो सत्य ही बोलता है। ऐसा परीक्षण नार्को एनालिसिस परीक्षण कहा जाता है, जिसमें सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन देकर के आरोपियों से उनके जांच करवाई जाती है। अब बड़े सवाल ये बनते हैं कि सर क्या ये लीगल है? अब आपके दिमाग में यहां पर फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनेगा। हम भारत के संविधान के तहत एक लाइन पढ़ते हैं, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंदर हम एक बात पढ़ते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि मूल अधिकार है किसी व्यक्ति का कि वो अपने द्वारा किए गए गुनाह को कबूल नहीं करेगा, यानी कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह किया है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। ये उसका मूल अधिकार है। भारत के मूल अधिकारों में आर्टिकल 20 भाग 3 के अंदर यह बात कही गई है। तो फिर बड़ा सवाल बनता है कि क्या नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्शन टेस्ट उसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह कबूल कर लिया तो क्या कोर्ट उसे अनुमति देती है? आंसर है नहीं, कोर्ट उसे अनुमति नहीं देती। यानी कि उस व्यक्ति ने अगर यह कह भी दिया कि यह गुनाह मैंने किया है तो भी उसे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर आप पूछेंगे फिर इसका मतलब ही क्या रह गया? जब वो उससे अपने द्वारा सेल्फ उसने ये बोल दिया कि मैंने गुनाह किया और आप कंसीडर नहीं कर रहे, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें यह कहा जाता है कि आपको गुनाह कबूल करने की अनुमति नहीं है। यानी कि गुनाह कबूल कर लिया तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने इन टेस्ट के दौरान जो भी एविडेंसेस दिए या जो भी घटनाएं आपने बताई हैं उन घटनाओं को कंसीडर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मेरे प्यारे साथियों कि ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा जो कही गई बातें हैं अगर उनसे घटना के लिंक या कड़ी जुड़ती हैं तो उन्हें कंसीडर किया जा सकता है। उसके द्वारा घटना को कबूल करना कंसीडर नहीं किया जाएगा। यह आपको, और कुछ जो मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं वो इस चीज का विरोध इसलिए भी करते हैं कि यह जीने के अधिकार के विरुद्ध है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे शब्द भी बुलवाए जा सकते हैं जो कि उसके द्वारा अपनी प्राइवेसी को ढोते समय किए गए हो। ऐसी स्थिति में इसका ह्यूमन राइट कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध भी किया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, न्याय के लिए ये सब चीजें वर्तमान में वैलिड हैं और न्याय मिलना चाहिए, ऐसा पूरा हमारा अंकित परिवार यहां पर दरखास्त करता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आप लोगों के सामने इस न्यूज को कैसे लेके आऊं, मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी क्योंकि हाथ पैर धूजने लगते हैं इन सब चीजों को जब पढ़ते हैं, इनके बारे में विचार भी करने लगते हैं। तो मैं समझ सकता हूं जैसा आप लोगों के साथ में मेरे प्यारे साथियों हो रहा है वैसा ही कुछ मेरे साथ में भी होता है जब मैं ऐसी बातें आपको बताता हूं। एनीवे, चलिए कूल डाउन होते हैं और हम लोग इस चीज के बारे में एक अच्छे सशक्त भारत के निर्माण की कसम खाते हैं।